नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। ये खास पेशकश मार्केट के महारथी। आज के मार्केट के महारथी सेगमेंट में हमारे खास मेहमान हैं विकास खेमानी, कार्नेलियन कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ। विकास, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारी आपसे बातचीत हो रही है, नई सरकार बन चुकी है, उससे रिलेटेड जितनी भी अनसर्टिनिटी थी, अनिश्चितताएं थी, वो सब हट चुकी हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं मोदी 3.0। ये एक ऐसा मैनेजमेंट कह लीजिए, एक बड़ी कंपनी की, बड़ी हाई ग्रोथ कंपनी के मैनेजमेंट है जिनका हमने लास्ट 10 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा है। उसके बाद भी बाजार के कुछ हिस्से हैं जो जिनको संदेह होता है, वो क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि साहब ये नए टर्म में किस कदर रिफॉर्म का प्रोग्रेस हो पाएगा, या क्योंकि कोलिशन का धर्म होगा तो थोड़ा इनके हाथ थोड़े बंधे रहेंगे। इस बात के ऊपर आपकी क्या राय है? ये आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो ये सरकार बनी है बहुत अच्छा है। एनडीए का फुल मेजोरिटी है। मोदी जी जो नेतृत्व है स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कोई, और शायद प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बार बार कहा भी है कि द पॉलिसी स्ट्रांग रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहेंगे, और उन्होंने कहा कि कड़े निश्चय लेंगे। तो जिस जिस तरह से आप प्राइम मिनिस्टर की पर्सनालिटी को जानते हैं, वो प्रेशर में आके काम करते नहीं है, और उन्होंने एक वो भी तरीके से आई थिंक मैनेज भी किया हुआ है। आई थिंक इनको मेन जो है टीडीपी के साथ अपना रिलेशनशिप मैनेज करने की बात है, वो मुझे लगता है हो जाएगी। टीडीपी का फोकस लगभग लगभग स्टेट के ऊपर रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि उनको सेंट्रल में इतना ज्यादा इंटरफेयर करना है। तो बोथ इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो मुझे लगता है कि ये सरकार और प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी एक कह चुके हैं कि हम कड़े रिफॉर्म करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक कंटिन्यूटी रहेगी। और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आप देखेंगे तो सारे के सारे की पोर्टफोलियो कंटिन्यूटी है। तो ऐसा ये भी कहा मान सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर्स के परफॉर्मेंस से खुश हैं, और आगे और अच्छा काम कराने की बात कर रहे हैं। विकास, जब हमने पिछली बार बातचीत की थी और अब जो बात कर रहे हैं उसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हुई। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया ग्रोथ का एस्टिमेट बढ़ाया, यही नहीं, हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने भी अपना ग्रोथ एस्टिमेट बढ़ाया। आपको कितना कंफर्ट आता है कि ये जो ग्रोथ दिख रही है सबसे आज, इनफैक्ट जेफरी गुंडलाक जो वर्ल्ड के बिगेस्ट बॉन्ड फंड मैनेजर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इंडिया इस समय ग्रोथ के मामले में दुनिया में सबसे बढ़िया जगह है। ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स में किस कदर इसकी आपको लॉन्जिविटी दिखती है, क्योंकि आप तमाम कॉर्पोरेट से अक्सर बात करते हैं, ये ग्रोथ ट्रिकल डाउन होके कॉर्पोरेट इंडिया की अर्निंग विजिबिलिटी में आपको दिखाई दे रही है? जैसे ये तो हम आपको पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि इंडिया जैसा मार्केट दुनिया में नहीं है। और ये क्या है, अभी धीरे धीरे अलग अलग तरह के लोग आके बोलेंगे तो शायद आप सबका कॉन्फिडेंस में और बढ़ते जाएगा। जी देखिए, हम यहाँ से जो फील कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ मेरे मेरे 25 साल के करियर में इस तरह के सारे स्टार्स अलाइनमेंट होते हुए इकोनॉमिक लेवल पे नहीं देखे हैं। हर तरह के क्षेत्र में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेके हो, या फिर आप आईटी सेक्टर को देख के करते हो, या फिर हर सेगमेंट में एक ग्रोथ का माहौल है। और सबसे ज्यादा जो हैवी लिफ्टिंग हो रही है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को लेके। सो जो एक ग्रोथ में बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट रखता है। तो ये, और एक अच्छी बात ये है कि हिस्टोरिकली जो इंडियन की फॉल्ट लाइन्स रही हुई है, वीकनेस रही हुई है, चाहे वो करंट अकाउंट, 5 ही फॉल्ट लाइन रही है इंडिया की: करंट अकाउंट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, वीक बैंकिंग सिस्टम एंड आर लेवरेज और डेट टू जीडीपी। इफ यू सी, इन पांचों मुद्दों पे इंडिया की आज जो स्थिति है बहुत अच्छी है। तो हिस्टोरिकल रिस्क है नहीं, जो वो जो एक रिस्क आती है वो है नहीं, लेवरेज है नहीं, और ग्रोथ एनेबलिंग पॉलिसीज हैं। आप जहां देखोगे वहां पे खर्चा हो रहा है। तो ये सब का इवेंचुअल नतीजा क्या, ग्रोथ में ही होना है। इसमें कोई, और जो जो पुरानी वीकनेसेस थी पैरेलल इकोनॉमी की, वो भी एड्रेस हो गई। जीएसटी का कलेक्शन, टैक्स रेट कम होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। इनकम टैक्स रेट और कम होने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? ये खाली अंडरलाइन इकोनॉमी की ग्रोथ ही दर्शाती है। और जो जो ये चीज को काफी विश्व के लोग धीरे धीरे जैसे जैसे नोट करेंगे, वो कन्वर्ट होंगे और आएंगे, और उसी से बाजार की रीरेटिंग होगी। यही एक सिंपल नॉर्मल साइकिल है। इसमें कोई, मुझे कोई इसमें नया कोई आश्चर्य नहीं होता जब कोई एक आदमी और आके बड़ा बोलता है इंडिया बहुत बेहतरीन मार्केट है। मैं कहता हूँ हाँ, वेलकम टू द क्लब, यू आर वन मोर कन्वर्ट। बट आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे जो दिग्गज है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे, और इंडिया में उसका लिक्विडिटी का फायदा होगा। कमाल की बात यह है कि इस सब के बावजूद एफआईआई एज अ कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सेल करती आई है पिछले 1-1.5 साल में। और ऑफ कोर्स आपके जैसे इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया कि उसके बाद, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी न्यू हाई पे हम, अगर ये रिवर्स हो जाता है तो ये एक तरह से सेलर स्कैर्सिटी का केस बन सकता है। नेक्स्ट 1-2 सालों में जब कोई बड़ा सेलर ही नहीं बचेगा, मोस्टली बाइंग होगी।
तो बिल्कुल, ये तो मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। मैं ये देखिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इन्फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में है, वो फेड के इंटरेस्ट रेट साइकिल से लगा हुआ है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट फेड ने बढ़ाना चालू किया इंडिया से इमर्जिंग मार्केट से एंड इंडिया से पैसा निकला। इमर्जिंग मार्केट से ज़्यादा निकला, इंडिया से कम निकला। तो हमने हमारा वॉलेट शेयर में गेन किया है। दैट अगेन शोज़ लोगों का इंडिया में फेथ कम नहीं हुआ है, इंडिया में फेथ है। पर जैसे वो फेड की इंटरेस्ट रेट साइकिल वापस टर्न होगी, लॉट ऑफ मनी विल कम टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया विल बी डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज बेनिफिशियरी ऑफ दैट। उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं तो मानता हूँ, मैं तो काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि हमारे अगले वो ये नहीं कह सकता 6 महीने में होगा, 12 महीने में होगा, 2 साल में होगा। अगले डेढ़ 2-3 साल में मतलब ये पीरियड में जब भी रिवर्स होगा, वी विल हैव अ ह्यूज इन्फ्लो कमिंग एंड इन फैक्ट वी विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ पेपर बिकॉज़ इतना पैसा आएगा कि हमारे पास लिक्विडिटी की भरमार होगी और वो ही इंडिया को री-रेट यहाँ से भी फर्दर करेगी। एंड इसीलिए जो लोग बोलते हैं मार्केट्स महँगे हो गए हैं, यू नो केयरफुल रहना चाहिए, उनको मैं कहता हूँ कि मार्केट महँगे नहीं हुए, मार्केट और महँगे होने वाले हैं यहाँ से। उसका कारण यही है। विकास, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि जो सबसे बाजार के जो पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा क्लोजली देखते हैं बाजार वाले, वो है फाइनेंस पोर्टफोलियो। कल निर्मला सीतारमण जी हमारी नई फाइनेंस मिनिस्टर बन के आ गई हैं और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि ये बताया कि बाजार को एक मैसेजिंग दी कि रिफॉर्म का काम उनके डेस्क से भी जारी रहेगा और बजट पे फोकस करें, ग्रोथ ओरिएंटेड। लेकिन काफ़ी काम तो ऑलरेडी चल रहा है कंटिन्यूटी में। बजट में ऐसा क्या और ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है आपके हिसाब से? कि मैं अजय बहुत पहले से कहता हूँ, ये हर साल कहता हूँ कि बजट एक्चुअली रिफॉर्म का डॉक्यूमेंट है ही नहीं। बजट एक अपने फिस्कल गौ सरकार की एक नियत का रिफॉर्म है कि नियत की इंडिकेशन है कि आपकी रेवेन्यू कितनी एस्टिमेटेड है और उसमें से आप कितना खर्चा करेंगे। तो आई थिंक उसके अंदर आपको बार-बार एक ही खाली अपना बजट से यही पता चलता है कि सरकार किस तरह का ग्रोथ टैक्स कलेक्शन में कहाँ पे खर्चा करेगी, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, उस तरह का एक ब्रॉडर गाइडेंस डॉक्यूमेंट है। बाकी जितनी भी आप रिफॉर्म्स देखते हैं, सरकार थ्रू आउट द ईयर करती रहती है। तो ऐसा कोई इसके ऊपर ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि बजट में कोई एक एंड पिछले आप 5-7 सालों में जब से मोदी साहब आए हैं, तब से आप देखोगे तो हर बार ये उम्मीद रहती है कि बजट में कुछ रिफॉर्म आएँगे और कुछ आते नहीं है और हम फिर वैसे ही नॉर्मल बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी कोई ऐसे बहुत बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स टाइप आएँगे। जो उनको करना होता है वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी पेस से वो करते हैं। तो हाँ, ये है कि जो कुछ बड़े पाए के रिफॉर्म है, चाहे वो फार्म लॉज़ हों, लेबर लॉज़ हों, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, कितने कर वन वन नेशन वन इलेक्शन वो कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, वो देखने का विषय है। पर जो इनएफिशिएंसी को रिमूव करके एफिशिएंसी की ओर तरफ जाने का जो सरकार ने पिछले कई सालों में काम किया है, वो मेरे ख्याल से कंटीन्यूअस प्रोसेस है। मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स आएँगे जिससे मार्केट्स को गति मिलेगी। हाँ, जो रोज़ छोटे-छोटे काम करते हैं, पुश करते हैं, उससे ही एक ग्रोथ का माहौल बनेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो आपको इम्प्रूव करना है, वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है, वो कोई एक बजट में अनाउंस करने से नहीं होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखें, पर मार्केट्स उम्मीद बनाए रखें। फेयर पॉइंट। विकास, जो पहली फाइल मोदी जी ने साइन की अपने ऑफिस में आने के बाद, वो जो है रूरल हाउसिंग को लेके था, किसान की तरफ था और बाजार को ये लग भी रहा है कि कहीं ना कहीं कोविड के बाद जो मार नीचे तबके को टीयर 3 टीयर 4 और रूरल में लगी, उससे वो उबर नहीं पाया उस किस्म से जैसे अर्बन उभरा। अब बाजार को लग रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस भी उधर रहेगा और ऑफ कोर्स वो चला नहीं है बहुत ज़्यादा एरिया। तो क्या आपको कंज्यूमर्स, रूरल लेंडर्स, छोटे लेंडर्स, हाउसिंग वाले, क्या उस यूनिवर्स को आप देखने में इच्छुक हैं या अभी आप मैन्युफैक्चरिंग और अपने फ्रेमवर्क में ही रहेंगे? लोग सबको दिखते हैं। हमने पिछले 5 साल में एक भी कंज्यूमर स्टॉक नहीं खरीदा था। पिछले 3-4 महीने से हम कंज्यूमर स्टॉक खरीद रहे हैं। और एक इसलिए नहीं खरीदे कि खाली रूरल के ऊपर है। मैं नहीं मानता हूँ कि रूरल डिमांड वीक है। मैं नहीं मानता हूँ कि कंज्यूमर डिमांड वीक है, जो कि एक नॉर्मल नैरेटिव बना हुआ है। ऐसा हो नहीं सकता है कि रियल एस्टेट सब जगह बिक रहा है और कंजम्पशन डिमांड वीक है। ज्वेलरी बिक रही है और कंजम्पशन डिमांड वीक है। तो आई थिंक कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स को लूज़ हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बोलते रहते हैं डिमांड कम है। तो आई थिंक डिमांड मेरे ख्याल से ठीक-ठाक सी है। रूरल डिमांड बिल्कुल अच्छी हो सकती है, मानसून पे भी निर्भर करेगा। ऑफ कोर्स आज की डेट में आप देखेंगे तो हर स्टेट गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट सब सब गवर्नमेंट्स वेलफेयर स्कीम से पैसा खर्चा करते हैं। उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा रूरल इकोनॉमी को ही होता है, मेरा ये मानना है। तो मैं ऐसा कोई मेरे हमारे दिमाग के अंदर शिफ्ट नहीं आया। हमारा व्यू पहले भी रूरल इकोनॉमी में पॉजिटिव था, आज भी है। ये ऑटो और ऑटो एंसिलरी में काफ़ी हरकत हो रही है। बहुत सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज हायर वैल्यू की तरफ जा रही हैं, आए दिन ईवी के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। और ऑटो में भी हम देख रहे हैं बहुत दिनों बाद एक टू व्हीलर कंपनी का आईपीओ आ रहा है और एक फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल का भी आईपीओ आ रहा है। आपने ऑटोज को कैसे खेला है ज़्यादातर,
और आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को, ऑटो और ऑटो एंसिलरी पूरी वैल्यू चेन को? हमने ऑटो 2022 से हम काफ़ी पॉज़िटिव है पूरे एंटायर ऑटो पैक पे। उसपे हमने ऑटो एंसिलरी, ऑटोमोबाइल कंपनीज़, बोथ पीवी सीवी एंड टू व्हीलर सब में हमने एक्सपोज़र है। तो आई थिंक सीवी हो सकता है थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो जाए क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रोथ ला पिछले 2 साल में बना हुआ है, तो बेस इफ़ेक्ट है, एएफसी चालू हो रहा है, बट आई थिंक पीवी सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा चालू रहेगी। तो हमें उसपे काफ़ी काफ़ी भरोसा है। एंड ये भी एक डायरेक्ट कंजम्पशन प्ले ही है। तो अगर कंजम्पशन नहीं है तो पिछले 2 सालों से ग्रोथ कहाँ से आ रही है? तो मैं मानता हूँ कि कंजम्पशन में ठीक-ठाक सी ग्रोथ है और ऑटोमोबाइल ऑल्सो अच्छा करता रहेगा। ये पीएसयूज़ की बात वापस शुरू हो रही है कि क्या पीएसयूज़ की री-रेटिंग जारी रहेगी? आपने कहीं पीएसयू पूरे पीएसयू पैक में, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स हैं, डिफेंस है, रेलवेज़ है, दुनिया भर की चीज़ें, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग करी है आपने पीएसयू पैक में, या मोस्टली आपके पास हैं प्लेज़ अभी भी पोर्टफोलियो में? नहीं, हम लोग पूरी होल्डिंग बनाए हुए हैं। हमें मानता है म म हमारा मानना है कि री-रेटिंग चालू रहेगी, जारी रहेगी। क्योंकि पीएसयू की री-रेटिंग का बहुत बड़ा कारण है उन गवर्नेंस को एड्रेस करना, उनकी डिमांड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एड्रेस करना और आई थिंक जो भी उनकी टेक्नोलॉजी नीड्स है उनको एड्रेस करना। इस सरकार ने बखूबी निभाया है एंड मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो काफ़ी बैंक्स और जो-जो सेगमेंट्स में है काफ़ी अच्छी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं। तो हमें मानना है अभी भी इसमें री-रेटिंग का काफ़ी स्कोप है। अच्छा, दूसरा विकास, आपने डिफेंस स्टॉक्स को बहुत पहले से स्टडी करना शुरू कर दिया था जब उतना बाजार का फैंसी नहीं हुआ था। बहुत सारे नीश डिफेंस के प्लेस भी हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, सिर्फ पीएसयू में ही नहीं। क्या व्यू है आपका डिफेंस को लेके? इस समय आपने कहीं पोजीशन बढ़ाई है या पुरानी पोजीशन होल्ड करते आए पूरे टाइम अभी तक? क्योंकि हमने ऑफलाइन कभी कुछ लिया नहीं है। हमने काफ़ी समय से हमारी पोज़ीशन तो बनाई हुई है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वैल्यूएशन को लेके केयरफुल रहना चाहिए, बस यही है। आपने कहीं पे भी मुनाफा वसूली की है, कहीं ट्रिम की है पोजीशन अपने पूरे पोर्टफोलियो में? नहीं जी, नहीं आई थिंक हमारा मानना है कि इंडिया अगले 10-12 साल में बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जी। अर्निंग्स ग्रोथ एंड लिक्विडिटी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अ, आपको एक नंबर कह सकता हूँ कि जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया की जो आज की डेट में $150 बिलियन है, जो 2001 में $8 बिलियन थी, तो 20-22 साल में लगभग 18-20 गुना हो गई है। ये जो नंबर है 2035 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की ग्रोथ प्रोफाइल दिख रही है, तो इसका मतलब हमारा मार्केट कैप 18 से $20 ट्रिलियन हो सकता है। तो जो जो अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखें तो प्रोबेबली हम लोग शायद 1 लाख के पार कर सकते हैं निफ्टी को। तो तो उस तरह की अगर आप 10-12 साल में अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना ये सब ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और टैक्स को बढ़ाने वाली बातें हैं। आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें और बने रहें। इक्विटी बहुत बढ़िया अच्छा एसेट क्लास है। मेरे को मानना है कि इस ये सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन साइकिल है। इसको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस में आके मिस करने का कोई भी स्कोप नहीं रखना चाहिए।